नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी 2022-23 का जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 लेकर आए हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था? हमारे ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, बहराम खान। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। दोस्तों, चांदी का सिक्का टंका और तांबे का जीतल। दोस्तों, चांदी का सिक्का टंका और तांबे का जीतल, तांबे का जीतल, तांबे का जीतल दोस्तों, ये दोनों सिक्के किसने चलाए? तो इल्तुतमिश ने चलाए। दोस्तों, इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, दोस्तों गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। और दोस्तों, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। दोस्तों, इल्तुतमिश के अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। और इल्तुतमिश ने दोस्तों इक्ता प्रणाली चलाई, इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने चलाई, इक्ता प्रणाली। और दोस्तों, 40 गुलाम सरदारों का गठन तुर्कान ए चिहलगानी या दल चालीसा के नाम से इल्तुतमिश ने किया था। दोस्तों, तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। और दोस्तों, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया? तो दोस्तों, तुर्कान ए चिहलगानी का गठन तो इल्तुतमिश ने किया, लेकिन इसका विनाश बलबन ने किया। और दोस्तों, ये इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और दोस्तों, इल्तुतमिश की ही पुत्री का नाम रजिया बेगम था। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रजिया बेगम था। और दोस्तों, रजिया बेगम ये प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रजिया बेगम था और ये दोस्तों प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। दोस्तों, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। और दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था दोस्तों ये इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के पुत्री का नाम दोस्तों रजिया बेगम था। उसके बाद दोस्तों बलबन के बारे में चर्चा करते हैं। बलबन दोस्तों, ये तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया। और दोस्तों, बलबन से सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत राज दरबार में किसने की? तो राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। सिजदा एवं पैबोस प्रथा, इसकी शुरुआत बलबन ने की दोस्तों। और तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया। और इल्तुतमिश के कार्यों के बारे में हमने अभी आपको बताया दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों, इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक और दोस्तों ये गौरी का गुलाम था। इसे दोस्तों लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में है। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक या लाख बख्श ने कराया। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। और कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में दोस्तों। और बहराम खान दोस्तों, ये भी गुलाम वंश का शासक रहा है, बहराम खान। तो उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, 1828 में किसकी स्थापना हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। और किसने की? तो हमारे ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजा राम मोहन राय। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते हैं कि इन्होंने जनगण मन, जनगण मन की रचना की है। दोस्तों, जनगण मन की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। और दोस्तों, इसे जो जनगण मन है इसे संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा था। दोस्तों, जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की और जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा था। और दोस्तों, जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने
तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित किया था। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था। और दोस्तों सर्वप्रथम जनगण मन को 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों सर्वप्रथम 1911 के कोलकाता अधिवेशन में जनगण मन को गाया गया था। और दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक और पॉइंट है कि महात्मा गांधी को दोस्तों सर्वप्रथम महात्मा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। उसके बाद दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। उसके बाद दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के बाद वहाँ की महिलाओं ने दी थी। दोस्तों बारदौली सत्याग्रह के बाद सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। और दोस्तों अगर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? दोस्तों मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? हमारे ऑप्शन है अंग्रेजी और हिंदी, सिर्फ अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। तो इसमें हमारा दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों सही हो जाएगा कि अंग्रेजी और हिंदी में मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान की रचना की थी। दोस्तों मसौदा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दोस्तों मसौदा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। और दोस्तों मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा था। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? दोस्तों राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन हमारे हैं प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति। दोस्तों आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। दोस्तों उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कहा जाता है। और दोस्तों राज्यसभा आप जानते हैं हमारे संसद का उच्च सदन है, उच्च सदन राज्यसभा है दोस्तों। और इसका पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों। और राज्यसभा का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद किसमें है? तो अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा का उल्लेख है हमारे संविधान में। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति दोस्तों। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? हमारे ऑप्शन है स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार, पंचायत। तो इसमें दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केंद्रीय सरकार। दोस्तों एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। दोस्तों एकात्मक सरकार में समस्त शक्ति किसके पास होती है? तो केंद्र सरकार के पास होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है म्यांमार, चीन, जापान, उत्तर कोरिया। तो इसमें दोस्तों लैंड ऑफ पैगोडा किसे कहा जाता है? गोल्डन पैगोडा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, म्यांमार को। दोस्तों म्यांमार को द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और जापान को दोस्तों पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन, जापान को दोस्तों पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। हाँ सॉरी दोस्तों, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? तो हमारे ऑप्शन है म्यांमार, जापान, चीन, उत्तर कोरिया। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार को लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। उसके बाद दोस्तों जापान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जापान को दोस्तों पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। दोस्तों म्यांमार को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों
उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया को लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, लैंड ऑफ मॉर्निंग मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम कहा जाता है, हर्मिट किंगडम के नाम से दोस्तों उत्तर कोरिया को जाना जाता है। और दोस्तों चीन, तो आप लोग जानते हैं कि चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। दोस्तों चीन का शोक हांगहो नदी को कहा जाता है। और उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। दोस्तों ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे ऑप्शन है हर्ट्ज, कैंडेला, डेसिबल, मैक। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। दोस्तों हर्ट्ज जो है वो आवृत्ति की इकाई है। और डेसिबल दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। और मैक से दोस्तों ध्वनि की तुलना में वायुयानों की गति मापी जाती है। दोस्तों मैक से ध्वनि की तुलना में वायुयानों की गति मापी जाती है। और कैंडेला दोस्तों, कैंडेला यहाँ पर ज्योति तीव्रता का मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो दोस्तों ये तीनों ध्वनि तरंगों से जुड़े हुए हैं, जबकि कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है। हमारे ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विभव ऊर्जा, गतिज तथा विभव ऊर्जा दोनों। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों किसी पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है दोस्तों अल्फा कणों के बारे में, अल्फा कणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। दोस्तों कौन सी बात असत्य है। हमारे ऑप्शन है उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता। दोस्तों उनकी उच्च आयनीकरण क्षमता, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों ये अल्फा कणों की विशेषता है दोस्तों। उनकी उच्च भेदन क्षमता, दोस्तों यही असत्य होगा हमारा। और उनकी उच्च गतिज ऊर्जा, ये भी दोस्तों अल्फा कणों के बारे में सत्य है। और वे धनावेशित हीलियम केंद्रक हैं, बिल्कुल सही है ये भी दोस्तों, और ये भी हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन अब दोस्तों असत्य पूछ रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उनकी उच्च भेदन क्षमता होती है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर उसके बाद चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। दोस्तों किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। हमारे ऑप्शन है वसा ऊतक, सल्की ऊतक, ग्रंथिल ऊतक और कोलाजन। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 में, ऑप्शन नंबर ए, वसा ऊतक। दोस्तों वसा ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं। दोस्तों ये वसा ऊतक जो है यह त्वचा के नीचे पाया जाता है। दोस्तों वसा ऊतक जो है वो त्वचा के नीचे पाया जाता है। और ये दोस्तों संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। वसा ऊतक जो है वो संयोजी ऊतक का एक प्रकार है। और दोस्तों इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। वसा ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वसा ऊतक। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है। हमारे ऑप्शन है फेफड़े, आग्नाशय, जिगर, अस्थिमज्जा। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अस्थिमज्जा में रक्त की उत्पत्ति होती है। तो अस्थिमज्जा में रक्त की उत्पत्ति होती है दोस्तों। और रक्त जो है दोस्तों वह आप लोग जानते हैं एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक दोस्तों रक्त है। और अगर रक्त की पीएच मान की बात करें तो दोस्तों रक्त एक क्षारीय पदार्थ है। तो आप जानते हैं क्षारीय तरल है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.3 से 7.5 तक होता है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि 7 से पहले के जो पीएच मान होते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 के बाद के दोस्तों वो क्षारीय होते हैं। तो रक्त हमारा एक क्षारीय तरल है। तो इसका पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच होता है दोस्तों। और दोस्तों रक्त का लगभग 55% भाग, रक्त का 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। दोस्तों रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। और दोस्तों प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। दोस्तों रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रक्त की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, अस्थिमज्जा में। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था।
क्वेश्चन नंबर 32 है कि जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? हमारे ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, सन, नोवेल, ऑरेकल। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सन ने। दोस्तों जावा एक प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों, और इसे सन कंपनी ने विकसित किया था। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 में? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। दोस्तों अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु राज्य में कोयम्बटूर, तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में स्थित है दोस्तों। और ये स्थित कहाँ है? तो दोस्तों ये अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है, इसीलिए इसे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसका एक अन्य नाम है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य। इसे दोस्तों इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण इसे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। और दोस्तों ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? दोस्तों भारत के किसी भी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन है अग्रिम, जमा, निवेश, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जमा ये शामिल नहीं है दोस्तों। अग्रिम, निवेश, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा ये सभी तीनों दोस्तों शामिल हैं, और ये जमा शामिल नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा है, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन है दोस्तों, बैंक बोर्ड ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, संबंधित बैंक का प्रबंधन। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो दोस्तों वो सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों को चयन करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बैंक बोर्ड ब्यूरो। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों ये हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? हमारे ऑप्शन है पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, वांग झी, रतचानोक इंतानेन। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है। दोस्तों पीवी सिंधु साइना नेहवाल के बाद सिंगापुर ओपन खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला है। इसके पहले दोस्तों सिंगापुर ओपन केवल साइना नेहवाल ने जीता है, लेकिन दोस्तों साइना नेहवाल के बाद पीवी सिंधु केवल दूसरी महिला हैं जिन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों ये दूसरी भारतीय महिला है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है दोस्तों, वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? दोस्तों वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? हमारे ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, विश्व आर्थिक मंच और विकास बैंक, विश्व बैंक दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच। दोस्तों ये रिपोर्ट जो है वो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, और इसमें दोस्तों भारत की रैंक क्या है? तो 68 नंबर। दोस्तों वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट में भारत की रैंक 68 नंबर है। और दोस्तों इसमें कुल कितने देशों की रैंक में दोस्तों भारत का स्थान 68 है? तो 141 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 68वां है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? तो हमारे ऑप्शन है दोस्तों, जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक, और कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप। ऑप्शन डी हमारा है, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थ समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। फेमिना मिस इंडिया, दोस्तों फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो हमारे ऑप्शन है पल्लवी सिंह, सिनी शेट्टी, मानसा वाराणसी, अपर्णा बालमुरली। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है। दोस्तों सिनी शेट्टी कर्नाटक की रहने वाली हैं, और इन्होंने दोस्तों 3 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता। और दोस्तों 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में ये भारत का
प्रतिनिधित्व करेंगी। तो दोस्तों सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब 3 जुलाई 2022 को जीता और ये दोस्तों कर्नाटक के रहने वाली हैं और इन्होंने दोस्तों ये खिताब जीतने के बाद अब ये 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिनी शेट्टी। उसके बाद दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। दोस्तों गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ किया है और दोस्तों इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण की सुरक्षा के लिए मातृशक्ति योजना का शुभारंभ किया गया है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।